दोस्तों दोस्तों आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में एक बहुत ही छोटा सा वीडियो बनाने वाला हूँ। टॉपिक है एचसीएल टेक। जैसा आप सबको पता है, मैंने एचसीएल टेक में हमेशा एक बात की है कि ये जो स्टॉक है ये डार्क हॉर्स है आईटी सेक्टर का। चुपचाप काम करती हैं पूरी की पूरी कंपनी, और स्पेशली मुझे ऐसा लगता है कि इनकी जो आप कह सकते हैं जो टॉप मैनेजमेंट है, द नाडर फैमिली, उन्होंने कई सालों से बिना कोई नॉइस किए बहुत ही सही और स्ट्रैटेजिक तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाया है। इवन मुझे एचसीएल टेक की सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है कि वो एक डाइवर्सिफाइड कंपनी है। और मैंने हमेशा कहा है टॉप में मुझे दो कंपनी पसंद है, मेरी फेवरेट टीसीएस और उसके बाद है एचसीएल टेक। ठीक है, और इन दोनों में ही मेरी या मेरी फैमिली मेंबर की इन्वेस्टमेंट हो सकती है। और एचसीएल टेक टीसीएस में जब भी कोई गिरावट हुई है उसमें धीरे धीरे एक्यूमुलेशन हुआ है। हाँ, इन्फोसिस काफ़ी हद तक ऊपरी स्तरों पे है, बट हाँ लार्ज कैप आईटी में जब भी गिरावट हुई है एक्यूमुलेशन किया है। बट सवाल इतना ज़्यादा आता है एचसीएल टेक में कि भाई एचसीएल टेक के नंबर क्या कहते हैं, क्या वर्स ओवर हो चुका है, क्या सर्वम एआई में जो इनका इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ एक मार्केटिंग है। इन तमाम चीज़ों में चर्चा करूंगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। नाउ अब आते हैं एचसीएल टेक के ऊपर, देखिए एनालिसिस के ऊपर, और आप देखिए पिछले एक महीने में स्टॉक ऑलमोस्ट 20% का रिटर्न दे चुका है। इसीलिए सबके जहन में यही सवाल है, भाई साहब क्या वर्स इज ओवर नाउ? तो देखो, सबसे पहले हम यहां पे बात करेंगे कि भाई मार्केट का एजम्पशन क्या है और एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स रियलिटी। देखिए हमेशा हर चीज हर एक चीज सफेद या ब्लैक नहीं होती, चीजें ग्रे में होती हैं। क्योंकि हर कोई क्या कह रहा है, भाई द वर्स्ट इज ओवर नाउ। बॉटम लाइन प्रॉफिटेबिलिटी वो सही बात है अब स्टेबलाइज हो रही है, और जिसने क्या किया है एक फॉल्स सेंस ऑफ एब्सोल्यूट रिकवरी। और देखिए मैं हमेशा कहता हूं स्टॉक तेजी के बाद ना हर कोई जो नेगेटिविटी जो इशू है वो भूल जाता है। तो आज भी ये है कि हाँ स्टेबिलिटी दिख रही है, बट क्या पूरी तरह से रिकवरी आ चुकी है? इसका आंसर बहुत कॉम्प्लेक्स है। क्यों? स्ट्रक्चरल हेडविंड रिमेन हाईली एक्टिव, अभी भी एक प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? ऑपरेशनल रेजिलियंस is currently masking severe top line growth bottleneck in the IT सर्विस सेक्टर। जब स्टॉक में बहुत भयंकर गिरावट थी, मैंने बार बार कहा था एक्यूमुलेट बहुत आराम से, ये फेज जल्दी नहीं जाएगा लेकिन जाएगा जरूर। क्योंकि देखिए इंडियन आईटी कंपनी आज ही कंपनियां नहीं है, उन्होंने बद से बदतर हालातों से अपने आप को नई तरीके से लाइक अ फिनिक्स अपने आप को उठना सीखा है। तो अभी क्या हो रहा है कि जो एक सबसे बुरा समय था, प्लस आप अब लगातार सुन रहे हो कि भैया एआई में कंपनियां इतना ज्यादा खर्चा कर रही हैं कि जो एक कॉस्ट एफिशिएंसी थी वो गायब होती दिखाई दे रही है। तो हाँ कहीं ना कहीं चीजें हैं, बट प्रॉब्लम है टॉप लाइन ग्रोथ की। और वो कितनी सीवर है मैं आपको बताऊंगा कि कंपनियां जो ग्रोथ का गाइडेंस दे रही है वो बहुत कम दे रही हैं। आप देखिए ये प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स है, आप पॉज करके पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, मैंने यहाँ डाल दिया है। नाउ टॉप लाइन बॉटलनेक देखो भैया, फाइनेंशियल 27 का आप बता दूं गाइडेंस कितना है, सिर्फ 1 से 4% का कांस्टेंट करेंसी एक्सपेक्टेशन। जो वेस्टर्न कॉर्पोरेट डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है हैज नॉट ब्रॉडली रिबाउंडेड। भैया हमारी सबसे ज्यादा कहां से बिजनेस आता है? फॉरेन से। और वेस्टर्न में जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है वो अभी भी पूरी तरह से रिबाउंड नहीं हुई है। वहां पे भी कंपनियां देखिए भाई, उनको भी देखना है, चारों तरफ वॉर चल रही है, जो वहाँ की इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई है। इस बार सोचा जा रहा था कि भैया वहाँ का फेड जो है वो कम करेगा इंटरेस्ट को, बट वो भी उसने नहीं किया। तो ये एक इश्यूज थे जो ऑलरेडी हैं, बट हाँ इस चक्कर में जो खर्चा उन्हें करना है वो नहीं कर रहे हैं। और प्रॉब्लम क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट दे चुके हैं, बड़े बड़े ऑर्डर दे चुके हैं, लेकिन बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। सो जो क्लाइंट बजट हैं वो अभी भी डिलेड हो रहे हैं, और जो टॉप लाइन रेवेन्यू एक्सपेंशन है वो आज भी लो सिंगल डिजिट में डिस्पाइट इंटरनल ऑपरेशनल एफिशिएंसी। ओके, नाउ आप देखते हो कि एआई का क्या इशू है। देखिए भाई सिंपल चीज है, पहले ट्रेडिशनल आईटी डील कितनी होती थी? ऑलमोस्ट $100 मिलियन की। बट जैसे ही एआई एफिशिएंसी डिप्लॉयमेंट हुआ है, आप देखें अब कंपनीज को लगभग 25 से 30% का ज्यादा कन्वर्जन एफर्ट करना पड़ेगा। ओके, और यही कारण है कि अब एआई कंप्रेसिव ऑलमोस्ट 664 करोड़ की हो गई है, ऑलमोस्ट $80 मिलियन की। और मैनेजमेंट ने कंफर्म किया है कि जो एआई डिप्लॉयमेंट है ये लगातार श्रिंक कर रही है इंडिविजुअल डील साइजेस को, वाइल साइमल्टेनियसली डिमांडिंग हायर फ्रैक्शन एफर्ट टू क्लोज। यानी एक तो धंधा वैसे ही मंदा है, और कोई धंधा अगर मिल भी रहा है तो उन्हें अपने मार्जिन डाइल्यूशन प्लस
एक्सट्रीम एफर्ट की ओर जाना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये इस प्रकार की चीजें हैं। फिर आप आगे बढ़ते हो और यहां पे है कि भाई डिस्क्रिशनरी वॉलेटिलिटी और एनुअल रेवेन्यू, बफरिंग वॉलेटिलिटी थ्रू एन्युटी रेवेन्यू। जो डिफेंसिव एक्विजिशंस है वो स्ट्रेटेजिकली डिजाइन किए गए हैं ताकि वो लॉक कर पाए एक प्रेडिक्टेबल रिकरिंग कैश फ्लो, ताकि जो प्रोलॉन्ग डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग डिले है उसे रोक पाए। तो फुल परचेस ऑफ गार्जियन लाइफ का इंडियन ऑपरेशन क्या सिक्योर किया, एक 7 साल का स्ट्रेटेजिक डिलीवरी एग्रीमेंट, 578 करोड़ रुपए लॉक किया गया इन हाईली स्टेबल रेवेन्यू, ठीक है। तो इस प्रकार के काम भी कंपनियां कर रही हैं ताकि एटलीस्ट स्टेबिलिटी बरकरार रहे, ठीक है। फिर आते हैं सबसे बड़े सवाल में, भैया ये जो एचसीएल टेक का सर्वम एआई में इन्वेस्टमेंट है, क्या वो सिर्फ गिमिक है क्या? सबसे सिंपल आंसर, एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ये है कि ये एक सोवरेन एआई को इन्वेस्टमेंट कर रही है। ऑलमोस्ट $150 मिलियन यानी 1250 करोड़ रुपए डाला गया है एज लीड स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर। 10% की इक्विटी स्टेक ली गई है इन सर्वम एआई की जो सीरीज बी राउंड है। ऑब्जेक्टिव क्या है? एड्रेस करना है एक क्रिटिकल स्ट्रैटेजिक वल्नरेबिलिटी। कैसे भैया? खुद का भारत का अपना एआई होना चाहिए। और देखो उन्हें कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट चाहिए थी और वो इन्वेस्टमेंट एचसीएल टेक से आई जो कि एक कैपेबल कंपनी है जो धीरे धीरे भले ही बट इस चीज को फंड कर सकती है। सिक्योरिंग डायरेक्ट लोकलाइज एक्सेस टू अ सॉवरेन एआई स्टैक बिल्डर रेदर देन रिलाइंग पूरी तरह से वेस्टर्न मॉडल में। और वेस्टर्न मॉडल कितना डेंजरस है वो हम सबको पता है आज के समय में। तो भाई स्ट्रेटेजिक पिवट क्या है कि टेक्नोलॉजी ओरिजिन, ये जो जितने ओपन एआई एंट्रोपिक हैं ये बाहर से हैं, हमें यहाँ से पूरी तरह से मिल जाएगा। इंटीग्रेटर स्टेटस, ये प्योर सिस्टम इंडिकेटर है थर्ड पार्टी टेक का। ओनिंग प्रोप्राइटरी इंफ्रास्ट्रक्चर इंटीग्रेशन राइट्स, यानी अगर सक्सेसफुल हुई तो एचसीएल टेक खुद से कुछ चीजें कर पाएगा और जो हमारे भारत की होगी। तो भाई ये क्या है? स्ट्रेटेजिकल पिवट, फाइनेंशियली न्यूट्रल। रियलिटी क्या है? 1250 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है जो लेस देन 1% इनके एनुअल टॉप लाइन स्केल का। 1,30,144 करोड़ है इनका, तो 1% भी कम का इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो नो डाउट ये एक बहुत ही लो रिस्क ऑप्शन है सॉवरेन एंटरप्राइज एआई एडॉप्शन के लिए। ये कोई भी जीरो इमीडिएट पेंटल इंपैक्ट करता है ईपीएस पे एटलीस्ट 12 से 24, यानी एटलीस्ट 1 से 2 साल तक तो आप भूल जाइए कि यहाँ से कोई पॉजिटिविटी आएगी। हाँ, मैं ये नहीं कहता मार्केट गिमिक है, बट इससे आप बहुत ओवरली एंथुसियास्टिक मत हो। तो हमने यहाँ 2 आंसर किए इस सवाल के। पहला, क्या वर्स्ट हो चुका है? हाँ, एटलीस्ट बॉटम लाइन में हो चुका है, स्टेबिलिटी वापस आ रही है। बट क्या तमाम आने वाले समय ग्रोथ बहुत अच्छा होगा? जी बिल्कुल नहीं। स्टॉक में रैली क्यों आई है? स्टॉक में रैली इसलिए आई है क्योंकि स्टॉक प्राइस ऑलरेडी एक्सट्रीम रूप में क्रैश हो चुका था, ठीक है। तो ये पूरी चीजें हैं जो एज ए इन्वेस्टर आपको समझनी पड़ेंगी। ओके ना, ऑपरेशन रेजिलियंस आप पॉज करके पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं कि एक्चुअल में करंट स्टेटस क्या है कंपनी का। दोस्तों, एचसीएल टेक एग्जिस्ट इन अ स्टेट ऑफ सस्पेंडेड इक्विलिब्रियम, exceptional operational execution being perfectly offset by macro level delay और technological differentially pressure। सिंपल आंसर ये है, ऑपरेशनल इफिशिएंसी में एचसीएल टेक ने जिस प्रकार का काम दिखाया है वो अपने आप में ज़बरदस्त है। और यही कारण है जो इश्यूज थे उससे काफ़ी हद तक कंपनी ने अपने एफर्ट से ऑपरेशनल इफिशिएंसी को बढ़ा करके कुछ कट करके अपने आप को स्टेबल रखा हुआ है, जो कि एक पॉजिटिव भी है। बट ये भी दिखाता है कि कॉशियस होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो रिस्क रिवॉर्ड प्रोफाइल में आप यहाँ देख सकते हैं भैया 26 टाइम्स की पी में ट्रेलिंग पी में ट्रेड कर रहा है, जो कि एक क्लियर डिफेंसिव कैरेक्टरिस्टिक है रेदर देन एक एग्रेसिव ग्रोथ प्राइसिंग का। यील्ड मैकेनिज्म की आप बात करोगे तो ये डिविडेंड शानदार देता है और एक स्टेडी कैश डिस्ट्रीब्यूशन आपको देता रहता है। कोर रिस्क क्या है यहाँ पे? रेवेन्यू ग्रोथ अभी भी ट्रैप्ड है सिर्फ लो सिंगल डिजिट में। और अगर वेस्टर्न मैक्रो इकोनॉमिक और ज़्यादा जो वीकनेस है और ज़्यादा बढ़ती है, जो डिस्क्रिशनरी डिले है और ज़्यादा बढ़ता है, तो प्रॉब्लम थोड़ी लंबी बह सकती है। तो ये जो एसेट है प्रेसिडेंट इंजीनियरिंग की फॉर एन इन्वेस्टर, ये एक डिफेंसिव डिविडेंड कंपाउंडर है, ना कि एक कोई ज़बरदस्त कैपिटल प्ले। यानी कैपिटल प्ले भी मिलेगा ठीक ठाक सा, प्लस डिविडेंड बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करनी है। इसके साथ साथ एक लास्ट पॉइंट जो आपको समझना पड़ेगा कि एज ए इन्वेस्टर आपको क्या करना है। भैया अगर आपका इंटेंशन है इन्वेस्टमेंट का लगभग 1 साल से 3.5 साल का, बिल्कुल बहुत अच्छी चीज़ है, डिविडेंड देके ऑपरेशन जाएगी। ऑब्जेक्टिव
आप क्यों निवेश कर रहे हो? आर यू सीकिंग एग्रेसिव कैपिटल ग्रोथ, या अगर आप एग्रेसिव कैपिटल ग्रोथ के लिए जा रहे हो, बिल्कुल नहीं। एचसीएल टेक या कोई भी लार्ज कैप, मैं लार्ज कैप की बात कर रहा हूँ, आईटी कंपनियां इसमें नहीं है। हाँ, एक रेगुलर इनकम चाहते हैं वाई डिविडेंड एटलीस्ट इन स्तरों पे, और आपने अगर 1200 के आसपास लिया हुआ है, आपने बहुत अच्छी कंपनी ली हुई है, एक्सपोजर। और ये सबसे बड़ा जवाब होता है, सबसे बड़ा सवाल होता है जब आप किसी कंपनी में निवेश कर रहे हो, आपकी ओवरऑल इक्विटी पोर्टफोलियो का कितना परसेंट होने वाला है। ठीक है, तो अगर आपने ऑलरेडी किसी टीसीएस इन्फ्यूज में बहुत बड़ा निवेश किया हुआ है, भैया और क्यों लगाना है यहाँ पे। या अगर आपने, मैं यहाँ तक भी कहूँगा, अगर किसी आईटी फंड में कोई बहुत ही ज़्यादा बड़ा निवेश किया हुआ है, तो फिर और ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी एक स्टॉक को लेना चाहते हैं तो भाई टीसीएस थोड़े भागे हुए हैं, एचसीएल टेक थोड़े भागे हुए हैं, थोड़ा वेट कीजिएगा। हाँ, दोनों में से या किसी एक स्टॉक को निचले स्तर में ले हुआ है, शांति से स्टॉक को बैठ जाए। हाँ, आपका हॉराइजन 1 से 3.5 साल का होना चाहिए था। तो ये पूरी जानकारी आप लोग के साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।